हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा और आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के आज के लेक्चर में आपको बताएंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का आर्थिक शोषण करती है। आर्थिक शोषण का मतलब है कि पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जो वीडियो नंबर 43 और 42 था, कि कैसे किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत आके अपना इस्टेब्लिशमेंट करती है, व्यापार करना शुरू करती है और धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है और भारत की सत्ता हासिल करती है। और पिछले वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी। अगर किसी ने ना देखा हो तो पिछला वीडियो फिर से आप एक बार देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राजनीतिक रूप से अपना कब्जा करती है, या कह लीजिए कि भारत को राजनीतिक रूप से अपने नियंत्रण में लेती है। आज हम लोग उसके आर्थिक प्रभावों के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे उसने व्यापार को बढ़ाया और कैसे अपना फ़ायदा। मेन देखा जाए तो जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, शुद्ध बनियों का देश था। बनिया मतलब व्यापारी। तो ये जो भारत आए थे, शुद्ध इनका जो टारगेट था, मेन जो लक्ष्य था, वो व्यापार करना और व्यापार से मुनाफा कमाना था, फ़ायदा कमाना। फ़ायदा कमाने के टारगेट से लोग भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई कि फिर उन्हें लगा कि जब हमारा अधिकार हो जाएगा तो व्यापार हमारा और अच्छे से होगा। लेकिन बेसिकली थे ये व्यापारी, और लंबे समय तक कंपनी ने ही भारत पर शासन किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार बहुत बाद में, यानी पहले भारत एक कंपनी के अंडर में था, और वो कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। तो जैसे कि एक बार फिर से आपको हल्का सा बताते हैं कैसे कंपनियों ने भारत में बिजनेस करना शुरू किया। जैसे बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच, इस तरीके से आए। तो जो सबसे पहला पुर्तगाली था 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आया, तो जब उसने भारत से व्यापार किया तो उसने अपनी जो लागत लगाई थी, तो उसने अपनी लागत का 60 गुने से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो चीज़ें यहाँ से वो खरीद के लेके गया था यूरोप में उसने बेची। जब एक को फ़ायदा हुआ तो बाकी कंपनियों में होड़ लगी, तो उसके बाद डच आया, ब्रिटिश फिर थर्ड नंबर पर आए। तो ये जो फिर फ्रेंच आए, डेन आए, स्वीडिश आए, सारे आते चले गए। तो ये जो कंपनियाँ आती थीं, चाहे ब्रिटेन की कंपनी हो, चाहे फ्रांस की कंपनी हो, चाहे पुर्तगाल की कंपनी हो, तो ये कंपनियां आते थे भारत से बिजनेस करने के लिए। तटीय इलाकों में आते थे और यहाँ से सामान खरीदते थे और ख़रीद के ले आके यूरोप में अपने देशों में ये लोग बेच देते थे। यही बिजनेस होता था, सिंपल सा इनका बिजनेस होता था। तो होता ये था कि जैसे बताया था कि शुरुआत में लोग सामान खरीदते ले आके अपने देश में बेचा, बीच का मुनाफा जो होता था वो कंपनी को होता था। क्योंकि भारत में जो मसाले होते थे, चाहे सूती कपड़ा होता था, चाहे शोरा होता था, गन्ना होता था, कपास होता था, ये सब बहुत भारी मात्रा में होते थे। और जो अच्छी कलाकृतियाँ होती थीं, जो कपड़े अच्छे क्वालिटी वाले होते थे, जो छापेदार कपड़े होते थे, वो भी बहुत सस्ते मिलते थे। और ब्रिटेन में उन चीज़ों की और यूरोपीय देशों में उन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ से कंपनियाँ खरीदती थी, खरीद के ले जाके वहाँ पर बेचा करती थी। फिर धीरे धीरे इनका फ़ायदा बढ़ता चला गया। फ़ायदा जब बढ़ता चला गया तो कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियाँ डालनी शुरू कर दी। फैक्ट्री का मतलब उनके गोदाम होते थे, जहाँ पर, क्योंकि साल भर तो जहाज़ें आती जाती नहीं थी, जहाज़ें फिक्स समय लगता था आने जाने में, तो इन्होंने अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए। अड्डों में इनके कुछ गुमास्ते होते थे, कुछ आदमी होते थे जो साल भर अंदरूनी हिस्सों सामान इकट्ठा करते थे, गोदाम बनाते थे, और फिर जब उनकी जहाज़ों आती थी, जहाज़ों पर सामान लाद के भेज दिया जाता था। ऐसे ही चला शुरुआत में। बाद में जो इनके फैक्ट्रियाँ होती थी, उन फैक्ट्रियों की इन्होंने सुरक्षा करनी शुरू कर दी। वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बनाने लगी, फैक्ट्रियों के आसपास किले बनाने शुरू कर दिए, हथियार रखने शुरू कर दिए, गोला बारूद रखने शुरू किया, अपने लोगों को यहाँ पर बसाना शुरू किया। पुर्तगालियों ने लोगों का धर्म बदलना शुरू किया, यहाँ की स्त्रियों से विवाह करना शुरू किया और यहाँ पर बसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था। तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी। उन बस्तियाँ बनाने के क्रम में कई बार खाली समय में लूटपाट भी करते थे, डकैती भी डालते थे और लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने पर मजबूर करते थे। तो इस बात से कभी कभी भारतीय शक्तियों से इनकी टक्कर भी होती थी। जैसा कि वीडियोज़ में आपको बताया था कि मुग़लों ने कई बार इनको भगाया भी था। तो जब ये बार बार कुछ गड़बड़ियाँ करते थे तो मारपीट के फिर भारतीय शक्तियाँ भगा देती थी, भाग जाते थे। जैसे एक बार शाहजहाँ के समय शाहजहाँ की बेगम हवाखोरी के लिए कलकत्ते गई हुई थी, तो कुछ अंग्रेज़ों ने शाहजहाँ की बेगम को ही किडनैप कर लिया। अब बेगम की सहेलियों को ही किडनैप कर दो, बेगम बची। तो फिर शाहजहाँ ने औरंगजेब को भेजा, औरंगजेब मारपीट के अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाता है। तो अंग्रेज भाग के फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं, 3-4 साल बाद वापस आते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर भारतीय शासक उनको माफ़ कर देते हैं। तो इनको भारतीय शासक क्या होते थे, जब ये उत्पात मचाते थे कंपनियाँ, तो इनको मारपीट के भगा दिया जाता था। फिर जब आके माफ़ी मांग लेते थे तो भारतीय शक्तियाँ उनको माफ़ी दे देती थी और बिजनेस करने की परमिशन देती थी। फिर कुछ गड़बड़ी की, फिर भगा दिया, फिर आके माफ़ी मांग ले, फिर वापसी हो जाती थी इन कंपनियों की।
तो बार बार ये कंपनियां गड़बड़ी करती थी, बार बार हमारे शासकों से इनका संघर्ष होता था। इसके बावजूद हमारे जो शासक होते थे इन कंपनियों को भारत आने से रोकते नहीं थे, क्योंकि जैसे कई बार अगर नुकसान होता तो जाहिर सी बात है रोकते। अब बार बार की इनकी शैतानियों, इनकी गड़बड़ियों, इनकी लूटपाट के बावजूद क्या भारतीय शासक कितने बेवकूफ़ थे जिनको आने की परमिशन दे देते थे, जैसा कि मुगलों ने कई बार किया, बीजापुर ने किया, बंगाल ने किया, मराठों ने किया। उनके आने से एक्चुअली होता ये था कि ये जो कंपनियां होती थी ये जब बिजनेस करती तो बिजनेस करने में क्या करती थी, देते थे ये लोग सोना चांदी के सिक्कों में, उस समय बुलियंस में लेन देन होता। बुलियन का मतलब जो फेस वैल्यू सिक्कों की नहीं होती थी, जो धातु मूल्य होता है, जैसे सोने का टुकड़ा हुआ, चांदी का टुकड़ा हुआ, तो सोने चांदी के टुकड़ों में लेन देन होता था। तो ये जनरली सोने में ज़्यादातर लेन देन होता था। तो ये देते थे सोने का टुकड़ा और ले जाते थे कच्चा माल, रॉ मटेरियल। भाई लौंग, इलायची, कपास, मसाला तो पेड़ पर उगता है। भारत में खूब पेड़ थे, 2-4 पेड़ ज़्यादा लगा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सोना चांदी पेड़ पर नहीं उगता। सोना चांदी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार होती है। तो ये देते थे सोना चांदी और ले जाते थे कच्चा माल। तो इससे भारतीयों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता था। तो इसी फ़ायदे की वजह से इनकी तमाम गलतियों और तमाम नाफरमानियों के बावजूद हमारे जो शासक होते थे इनकी गलतियों पर आंख मूंद लेते थे या जाने देते थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। जैसे अली वर्दी खां जो बंगाल का नवाब का था, उसने इन यूरोपियों की तुलना या ख़ासतौर पर अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की। ये बिल्कुल मधुमक्खी की तरीके से हैं कि अगर इनको ढंग से पाला पोसा जाए तो ये हमें शहद देंगे, और अगर शैतानी करने की कोशिश की तो फिर काट काट के मार भी डालेंगे। यानी शहद देते थे, यानी इनसे फ़ायदा होता था। इसलिए इनकी तमाम गड़बड़ियों के बावजूद हमारे जो शासक होते थे इनको बार बार भारत आने की परमिशन देते थे। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय बाद जब व्यापार बढ़ना इनका शुरू हो गया, जब इनका दबाव बढ़ने लगा, तो जब इनका दबाव बढ़ने लगा, जब इनका व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, तो समस्या हुई इन देशों को जहाँ से ये आ रहे थे। देशों को समस्या क्या होती है कि ये इन देशों से ला रहे थे सोना चांदी और ले जा रहे थे क्या, कच्चा माल, लौंग, इलायची, कपास, मसाला, और ले आ रहे थे सोना चांदी। और सोना चांदी इतना भारी मात्रा में ये लेके आ रहे थे भारत में अपने देश का कि उस समय दक्षिण भारत में इतना ज़्यादा सोना चांदी हो गया था कि खुद यूरोपीय आते हैं उन्होंने अपने वर्णनों में बताया कि इतना ज़्यादा भारत में सोना हो रहा था कि सोने को रखने की जगह नहीं मिलती थी। सोने को पिघला के पिंड बना के रखे जाते थे। इवन कई सारे दक्षिण के मंदिरों में सोने को पिघला के सीधे सीधे बिछा दिया गया, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती थी लोगों के पास सोना रखने की। तो बहुत भारी मात्रा में सोना आया, और ये सारा का सोना कहाँ आ रहा था, साउथ में आ रहा था, दक्षिण में आ रहा था। अब ये सोना कहाँ का था, यूरोप का सोना बह के आ रहा था। तो वही इन देशों में चिंताएं हुई, इन देशों की सरकारों ने अपनी कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई इसी तरीके से अगर व्यापार चलता रहा तो पता चला यूरोप का सारा सोना फिर से बह के भारत आ जाएगा, और यहाँ से जा क्या रहा है, कच्चा माल, गड़बड़ हो सकती। तब फिर देशों ने अपनी कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई ठीक ठाक बिजनेस करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो जब इन देशों ने अपनी कंपनियों पर दबाव बनाया कि भाई सोने चांदी का फ्लो रोका जाए, कैसे हमारी कीमती धातु न जाए, वहाँ से सामान ना आवे, कीमती सामान, तब इन कंपनियों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई क्या किया जाए कि इस फ्लो को, इस जो बहाव है यहाँ के जो कीमती धातु हैं, जो मेटल्स आ रहे हैं जो यूरोप के भारत में, तो उस कच्चे माल के बदले में कैसे उसको रोका जाए। तो इस जो यूरोप से सोना चांदी आ रहा था, इसको रोकने का प्रयास हुआ सबसे पहले फ्रांसीसियों के द्वारा। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले दिमाग लगाया इसमें। उसमें फ्रांसीसियों ने क्या किया, जैसे बताया था कि मुगलों के बाद भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। बताया था कि मराठे थे, तो बंगाल था, तो अवध था, तो मुगल बादशाह था, मैसूर था, हैदराबाद था, त्रावणकोर था, छोटे छोटे ढेर सारे राजा थे। तो सबसे पहले फ्रांसीसियों ने कुछ दक्षिण के छोटे छोटे राजाओं से समझौते करने शुरू किए कि अब जैसे राजा होता है, तो जो राजा होते हैं, राजा के 2 काम होते हैं। एक जो राजा होता, राजा का, जैसे आज हमारी सरकार होती है, तो सरकार का मतलब क्या है, सरकार हमारे लिए 2 काम करती है। पहला काम, हमसे टैक्स वसूलती है, कर वसूलती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जिसको कहा जाता है निज़ामत या निज़ामी कहा जाता है, या जिसको हिंदी में हमारे यहाँ कहते हैं फौजदारी। ठीक। दूसरा होता था दीवानी, यानी जो टैक्स कलेक्शन होता है, सरकार हमसे टैक्स वसूलती है, कर वसूलती है, तो सरकार हमसे कर वसूलती है और हमारे ऊपर नियंत्रण रखती है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है।
वही चीज़ उस समय होता था कि जो राजा होता था, राजा क्या करता था, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित करता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और जनता से या किसानों से टैक्स वसूलता था, जिसको दीवानी कहा जाए। जैसे अदालतें होती हैं, 2 अदालतें होती हैं, एक फौजदारी अदालत होती है, एक दीवानी अदालत होती है। तो उस समय भी ये 2 काम होते थे, फौजदारी की और दीवानी की। तो इन कंपनियों ने बहुत तेज़ी से हमारे जो शासक होते थे उनसे समझौते करने शुरू किए कि जैसे मान लीजिए फ्रांसीसी कंपनी गई, कोई मान लीजिए राजा, मान लीजिए बनारस का ही राजा, अब बनारस के राजा के पास गए, उनको भाई एक बढ़िया सा ऑफर तैयार किया। ऑफर लेटर जैसे देते हैं कि भाई आप बनारस की जनता के से फौजदारी कर रहे हैं, निजामत कर रहे हैं, वो तो ठीक है, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, हमसे उससे मतलब नहीं। ये जो जनता से आप टैक्स वसूल रहे हैं, तो टैक्स मान लीजिए राजा साहब से पूछा कि आप कितना टैक्स वसूल लेते हैं, तो राजा ने कहा कि भाई सालाना हमारा जनता से टैक्स वसूली होता है 3000 रुपये का, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सालाना हम जनता से 3000 रुपया वसूलते हैं। कंपनी ने कहा कि बस 3000, आप ऐसा कीजिए कि इस दीवानी का ठेका कंपनी को दे दीजिए और कंपनी आपको 3000 की बजाय देगी 3500 रुपया, यानी आप केवल 3000 वसूलते हैं, हम आपको 3500 दे देंगे। तो राजा को ऑफर अच्छा मिल जाएगा कि भाई हमें 3000 के बदले में कितना एक साथ मिल जाएगा, 3500 रुपये मिलेगा और दीवानी का काम कंपनी कर देगा। तो राजा को फ़ायदा होगा 500 रुपये का। तो राजा ने कंपनी को दीवानी का ठेका दे देगा, ठीक है भाई टैक्स तुम वसूल। अब जब राजा ने कंपनी को दीवानी का ठेका दिया तो कंपनी है भाई, कंपनी यानी कर वसूली का जो ठेका है कंपनी को मिला, जैसे कई बार सरकारें ठेका देती हैं ना वसूली के लिए। तो कंपनी कई कंपनी के तरीके से काम करेगी, राजा के तरीके से उधार तो होगा नहीं। कंपनी ज़बरदस्ती मारपीट के, डरा धमका के बनारस की जनता से वसूल लेगी 7000 रुपया। अब इस 7000 रुपये में से 3500 रुपये दे दिया किसको, राजा साहब को। गया राजा साहब के पास, राजा साहब खुश, उनको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब कंपनी के पास बचा कितना, 3500 रुपया, यानी दीवानी का अधिकार राजा ने कितने में दिया, 3500 रुपये में, राजा को फ़ायदा होगा। कंपनी बनारस की जनता से डरा धमका के वसूलेगी 7000 रुपया। 7000 में 3500 दिया किसको, राजा को, राजा का मुंह बंद। अब कंपनी के पास बचा 3500। कंपनी अब क्या करेगी कि इस 3500 से सामान खरीदेगी और सामान खरीद के यूरोप भेजना शुरू कर देगी। कहानी पलट गई, क्योंकि पहले आपको बताया कि जब हमारे यहाँ से व्यापारी इन कंपनियों ने शुरू किया तो यहाँ से सामान ले जाने के बदले में पैसा कहाँ से आ रहा था, यूरोप से आ रहा था। अब यहीं पर दीवानी के अधिकार लेने शुरू किए। उस दीवानी के अधिकार में एक हिस्सा राजा को दिया, आधा हिस्सा अपने पास रखा, उसी बचे हुए पैसे से सामान खरीदा, सामान खरीद के यूरोप भेजना शुरू कर दिया। यानी अब भारत से केवल सामान जा रहा था, यूरोपीय करेंसी सोने चांदी का फ्लो भारत आना बंद। उल्टा हो गया सारा कहानी। यानी अब तक जो हमारे पास चीज़ें आ रही थी अब केवल हमारे यहाँ से जा रही थी, यानी यहीं की ज़मीन, यहीं की दीवानी, यहीं का पैसा, और उससे सामान खरीद के यूरोप भेजा। यानी अब केवल संसाधनों का एक तरफा प्रवाह हुआ, वन वे फ्लो शुरू हो गया। यानी अब भारत से केवल जा रहा था, इन आउटगोइंग चल रही थी, इनकमिंग कंपनी ने बंद कर दी। और ये सारा किसकी वजह से हो रहा था, इस दीवानी की कि जो भू राजस्व वसूली के अधिकार मिले। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ, राजा साहब को हमारे फ़ायदा हुआ कि राजा साहब को पहले 3000 मिलता था, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 3500। कंपनी को फ़ायदा होगा कि भाई यहीं की पूंजी से व्यापार करना शुरू किया, अपने देश के राजाओं शासकों का हाथ पैर नहीं जोड़ना पड़ेगा। जिन देशों से आ रहे थे उन देशों को फ़ायदा हुआ कि भाई इन देशों से कुछ भारत आ नहीं रहा था, केवल भारत से चीज़ें जा रही थी। यानी राजा साहब भी खुश, कंपनी भी खुश, दूसरा यूरोपीय देश भी खुश। तो नाराज कौन होगा, नाराज वो होगा जिसके ऊपर ये सारा ये दबाव पड़ा है 7000 का। यानी हमारे देश के महान किसान, देश की महान जनता, जिनसे वसूला जा रहा था उस वसूली का। यानी पहले हमारी जो जनता थी, जनता के ऊपर वसूली के लिए केवल राजा थे, अब केवल राजा नहीं थे, राजा के साथ साथ कंपनी थी, कंपनी का फ़ायदा था, और जिन देशों से आ रहे थे उन देशों का फ़ायदा था। यानी अब जो किसान था, किसान के ऊपर शोषकों का वर्ग एक तैयार हुआ, किसान के ऊपर राजा, कंपनी और दूसरा विदेशी। तो धीरे धीरे किसान दबना शुरू हो गया और इन कंपनियों का आर्थिक शोषण जो भारत से शुरू हुआ।
तो जब फ्रांसीसियों को फ़ायदा हुआ तो अंग्रेज काहे पीछे रहेंगे, फिर अंग्रेज़ों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया और उसी राजाओं से तेज समझौते करने शुरू कर दिए। सबको चाहिए थे क्या, दीवानी के अधिकार। अब सब के सब दीवानी के अधिकार लेना शुरू कर दिए। अब दीवानी के अधिकार ले तो लेते थे भाई, दीवानी के अधिकार ले लिए। अब उसमें भी कई बार मुश्किल आई कि भाई जिन राजाओं से कहा कि आप दीवानी का अधिकार दे दीजिए, आपका टैक्स हम वसूल लेंगे। राजा ने कहा दे लो भाई, कंपनी ने ले लिया। कुछ राजा स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम आपको दीवानी का कलेक्शन का ठेका नहीं देंगे, हम अपना कलेक्शन खुद कर लेंगे। भाई कंपनी कहेगी ऐसे कैसे कर लेंगे, भाई टैक्स आपका तो हम ही वसूलेंगे। तो अब कंपनियों ने, जिन राजाओं ने प्यार से दीवानी के अधिकार दे दिए, यानी टैक्स कलेक्शन की पावर दे दी, उनसे प्यार से लिया। जो प्यार से नहीं दे रहे थे उनसे ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी और इसी चक्कर में भारतीय शक्तियों के साथ इनका संघर्ष शुरू होता है, जिसमें आपको बताया था कि सबसे जोरदार लड़ाई अंग्रेजों से ली मैसूर ने। 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे, इसके डिटेल अलग से एक वीडियो में आपको बताया था। मराठों ने भी अंग्रेजों से अच्छा संघर्ष किया, 3 एंग्लो मराठा वार हुए। सिखों से 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिससे पंजाब में विलय किया गया। और बताया था कि इन कंपनियों में आपस में भी स्ट्रगल था, आपसी संघर्ष भी था, जिसमें बताया था कर्नाटक युद्ध हुआ था। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो इस कर्नाटक युद्ध से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बाहर किया, बेदरा की लड़ाई से डचों को बाहर किया, प्लासी के युद्ध से बंगाल पर कब्जा किया, सहायक संधि से अवध पर कब्जा किया, सहायक संधि से निज़ाम पर कब्जा किया और धीरे धीरे कब्जा करते करते चले गए। लेकिन इस सारे कब्जा करने के क्रम में इनका मूल ध्यान किस पर था, दीवानी और बिजनेस। ये जो हिस्सा था फौजदारी, यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सिस्टम, जनता की सुख सुविधा, ध्यान, इस पर कुछ काम अंग्रेजों ने नहीं किया। सारा काम किस पर किया, दीवानी पर किया। ठीक, अब इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों की जो रेवेन्यू है, जो अंग्रेज़ों की नीतियां हैं, उसमें हम लोग इनकी जो दीवानी की जो नीति है, जो भू राजस्व नीति है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, उसी पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि जब इनका भारत पर आधिपत्य स्थापित हो रहा था या हो गया था, तो सबसे ज़्यादा फायदा इनको किससे था, दीवानी से था, यानी रेवेन्यू कलेक्शन से। तो सबसे ज़्यादा काम भी इन सबों ने भू राजस्व जो व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसी पर किया। तो उसी भू राजस्व व्यवस्था को भी थोड़ा सा देखा जाए कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से और कौन कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया। तो अंग्रेज़ों की जो भारत में भू राजस्व व्यवस्था थी, वो अलग अलग समय पर विकसित होती है और ये कुल 3 तरीके से विकसित होती है। यानी अंग्रेज़ों की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको कहा जाता है भू राजस्व व्यवस्था। तो इनका जो लैंड रेवेन्यू था, या जिसको हम कह सकते हैं भू राजस्व व्यवस्था, तो इन्होंने अपनी जो भारत में भू राजस्व व्यवस्था बनाई, वो 3 तरीके की भू राजस्व व्यवस्था भारत में इस्टेब्लिश करते हैं। पहली जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसको कहा जाता था जमींदारी। ये जो जमींदारी था, इसी को परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। जो परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में इसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि पहले 10 साल के लिए किया था और बाद में अंग्रेज चाहते थे कि बिल्कुल स्थायी हो जाए, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, जमींदारी, इसी को जमींदारी भी कहा जाता है। दूसरी जो इनकी व्यवस्था थी, थोड़ा लंबा हो गया, इसको यहीं पर रखते हैं। दूसरा जो इनका सिस्टम था, वो था महालवाड़ी। महालवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये भारत के एक बड़े हिस्से पर लागू है। जब पंजाब पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, पंजाब था, जो मध्य प्रांत था, जो आगरा रीजन था, उन सारे हिस्सों पर महालवाड़ी व्यवस्था इन्होंने लागू की। ठीक, अब जो तीसरी व्यवस्था थी, उसको कहा जाता है रैयतवाड़ी।
यानी अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो राजस्व व्यवस्था थी, कितने तरीके की थी? 3, जमींदारी, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी। अब ये क्या थी, इनके क्या क्या फीचर्स थे, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, अगले टॉपिक से ये जुड़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक, तो पहले हम लोग बातचीत करेंगे जो हमारी जो जमींदारी सिस्टम था, जो जमींदारी व्यवस्था थी। तो जो जमींदारी व्यवस्था थी, इस जमींदारी व्यवस्था इसी को परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। नीचे लिख देते हैं, उधर जगह नहीं। ये जो सिस्टम था, इसके लाने का रीज़न ये था कि भारत में जब अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हुआ तो इनके सामने एक समस्या थी कि जो इन्हें लगान वसूलना है या जो रेंट वसूलना है वो किससे वसूलें। आखिर ज़मीन का मालिक है, किसको माने। खुद इनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि जाके पर्सन टू पर्सन या हर गांव से वसूल सकते। कोई इन्हें बिचौलिया चाहिए था कि जिसको ये अपॉइंट कर देते, और वो भारतीय ही होता, क्योंकि अभी भारत की सारी व्यवस्था की समझ अंग्रेजों को नहीं थी। भाषा की समस्या आती थी, किसानों से किस भाषा में बात करें। एक तो देश में इतनी भाषाएं चलती थी, वो भी बड़ी समस्या थी अंग्रेजों के लिए। खैर, तो उसी में जो जॉन शोर था, जेम्स ग्रांट था, इन लोगों में अलग अलग मतभेद था। कोई कहता था कि ज़मीन का मालिक किसानों को मानना चाहिए, कोई कहता था ज़मीन का मालिक जमींदार होना चाहिए जिसको हम देते हैं। तो उस समय कॉर्नवालिस का रूल था, ये जो जमींदारी व्यवस्था थी कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की, और कॉर्नवालिस खुद एक बड़े जमींदार परिवार से था। उसका बैकग्राउंड भी जो बड़ा ज़बरदस्त था कॉर्नवालिस का, वो एक जमींदार फैमिली से था। तो जमींदार फैमिली से था, जब उसके सामने फैसला आया, ये समस्या आई कि ज़मीन का मालिक किसको माने, किसान को माने कि जमींदार को माने। तो खुद जमींदार था, तो उसने अपने फेवर में फैसला लिया कि ज़मीन का मालिक जमींदार होगा, और ज़मीन का मालिक जमींदार बन के उनको ज़मींदारी नीलाम कर दी गई। भाई आपको ये ज़मींदारी दी जा रही है, और एक फिक्स रेंट कर दिया जाता था कि इतना आपको हमें साल भर में देना है। ठीक, अब जमींदार अपने अंडर में किसानों को रखता था, किसानों से खेती करवाता था, और किसान जमींदार को हिस्सा देते थे। उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी लेती थी और एक छोटा सा हिस्सा जमींदार को मिल जाता था। पहले इसके बारे में एक दो फैक्ट बात कर लें कि परमानेंट सेटलमेंट जो था, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1793 में हुई थी, और किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने। तो जमींदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया? परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। और इसकी जो भूमिका थी, एक खुद में एक जमींदार था, इसलिए इसने शुरू किया। हालांकि 1790 से व्यवस्था चल रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास इसने 10 साल के लिए मंजूरी के लिए भेजा था। 1793 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको मंजूरी दे दी, तब से परमानेंट सेटलमेंट जारी रहा। इसमें व्यवस्था की गई कि जो रेवेन्यू आएगा उसका 10/11 पार्ट कंपनी को मिलेगा, यानी 10/11 भाग, और 1/11 भाग किसको मिलेगा? जमींदार को। यानी टोटल कलेक्शन है, अगर इसको रेशियो परसेंटेज में कर ले जाए तो लगभग आएगा 89% कंपनी का, और जो वसूली हुई है कि इसका 11% किसको मिलेगा? ये कंपनी को मिल जाएगा, और ये किसको मिलेगा? जमींदार को। यानी 10/11, 10/11 कंपनी का, और 1/11 जमींदार का। अब इसमें जमींदारी एक बार रेंट फिक्स कर दिया जाता था, और जमींदार को 10 साल के लिए पहले दिया गया, फिर बाद में उसको बढ़ा दिया गया। अब इसमें बाद में 1793 में व्यवस्था जमींदारी लाई थी कॉर्नवालिस, लाया था कॉर्नवालिस। 1794 में उसने एक सुधार किया। कॉर्नवालिस ने इसमें क्या सुधार किया कि इसने एक नई व्यवस्था बनाई, और उसमें कहा कि 1794 इसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ सनसेट, सूर्यास्त का नियम। तो जो सूर्यास्त का नियम होता था कि जैसे मान लीजिए कि जमींदार को कहा कि भाई आपको बनारस की जमींदारी दी जाती है, आपको 5,000 रुपया वसूल के कंपनी को देना है। अब जमींदार अगर तय समय पर रेंट कंपनी को नहीं दे पाती, जैसे मान लीजिए फिक्स कर दिया कि आज की तारीख है 4 जून, तो 4 जून की सूर्यास्त तक का समय दिया जा रहा है। 4 दिन की सूर्यास्त तक का समय तक अगर जमींदार ने 5,000 रुपया कंपनी के पास जमा नहीं किया, तो फिर वो जो जमींदारी थी वो कैंसिल कर दी जाती थी। यानी अब आप जमींदार नहीं माने जाएंगे। फिर से उस क्षेत्र की नीलामी होती थी। कलकत्ते में बड़े बड़े जमीन लोग इकट्ठा होते थे और बोली लगाई जाती थी। तो जो बोली ज़्यादा लगाता था उसको जमींदारी दी जाती थी।
तो इससे क्या हुआ कि जमींदारों के अंदर भी थोड़ी असुरक्षा हुई और जमींदार भी सख्त हुए कि भाई इनको समय पर पैसा देना होता था। तो फसल हो न हो, किसान सुखी है, किसान दुखी है, किसान मर गया है, किसान के घर में क्या हुआ है, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, बाढ़ आई है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जमींदार को देना है, जमींदार को अपनी जमींदारी बचानी है, तो किसान से वसूलना ही पड़ेगा। तो किसान जमींदार ज़बरदस्ती मारपीट के वसूला करते थे, और अगर किसान नहीं दे पाता था किसी कारणवश, तो फिर जमींदारों के पास बेदखली के अधिकार थे। बेदखल करने का मतलब है कि वो क्या करता था, किसान से जमींदार ज़मीन छीन लेता था और किसी दूसरे किसान को दे देता था कि भाई अब तुम हमको दोगे लगाना। दूसरा अगर नहीं होता तीसरे को, तो इससे जो किसान होते थे उनके भूमि पर अधिकार निश्चित नहीं थे, सारे अधिकार जमींदारों को मिल गए। तो जब भूमि पर किसान का अधिकार नहीं हुआ तो फिर वो खेती कैसे करेगा ठीक ढंग से, भाई जब उसकी ज़मीन ही नहीं है, वो तो किराएदार की हैसियत से बाहैसियत किराएदार है वो। तो इस वजह से किसानों में एक असंतोष पैदा हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जमींदार खूब ज़्यादा अब जैसे कंपनी को तो इन्होंने फिक्स कर दिया, अपने मन मर्जी जितना चाहे उतना जमींदार वसूलते थे। यानी अब जमींदार, यानी जो कंपनी आपको बताया था, कंपनी थी तो राजा थे तो यूरोपीय देश था, अब उनके बीच शोषकों का एक नया वर्ग किसका तैयार हो गया, जमींदारों का। अब जमींदार की हवेली बनेगी, जमींदार के नौकर चाकर होंगे, जमींदार का बेटा कलकत्ते या विदेश पढ़ने जाएगा, जमींदार की अपने अय्याशी होगी, जमींदार के अपने शौक होंगे, कई सारी हवेलियाँ होंगी। अब वो सारा खर्चा किसके सर पर आया, किसानों से, उसी से शोषण करते थे जमींदार। यानी किसानों का शोषण और इस जमींदारी व्यवस्था से क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। अब जमींदार का खर्चा, जमींदार के नौकर चाकर का खर्चा, जमींदार का खानदान भर का, उसके अय्याशी, ये सब शुरू हो गया। अब जमींदार भी, क्योंकि उनको बस किराए से मतलब होता था, तो भूमि का कैसे विकास होगा, सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी, उससे उनको मतलब नहीं होता था, केवल पैसे से मतलब होता। अब किसान व्यवस्था मारपीट के वो लोग वसूल देते पैसा। तो इससे किसानों की हालत और बिगड़ गई जमींदारी व्यवस्था से। हालांकि जमींदारी सिस्टम जो लागू किया गया था बहुत बड़े हिस्से पर लागू नहीं हुआ था। ये भारत का जो टोटल एरिया था, हमारे भारत का जो टोटल लैंड था, उसके मात्र 19% पर ये था। यानी जमींदारी व्यवस्था भारत के कितने परसेंट हिस्से पर थी, मात्र 19%। स्पेशली जो इस जमींदारी में हमारे जो रीजन आता था, वो रीजन आता था जो पूर्वी भारत आप कह सकते हैं, ईस्टर्न इंडिया। यानी इस बात को अगर हम नीचे लिख दें कि जमींदारी में कुल क्षेत्र कितना आता था, 19%, जिसमें हमारा था बंगाल, बिहार, यूपी का बनारस वगैरह भी उस समय जमींदारी में आता था। उड़ीसा था, गाजीपुर था, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक। तो ये सारे हिस्से किस में आते थे, जमींदारी में आते थे। तो इस प्रकार ये जो जमींदारी थी लगभग भारत के पूर्वी क्षेत्र पर 19% हिस्से पर लागू थी। तो यहीं से जमींदारी व्यवस्था है परमानेंट सेटलमेंट का जन्म होता है, जिसका जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। अब इस कॉर्नवालिस ने जो सिस्टम बनाया, जो उसने व्यवस्था बनाई, उससे कंपनी को हालांकि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ जितना नुकसान किसानों को होगा। यानी क्योंकि उसने क्या किया कि लगान फिक्स कर दिया कि भाई जमींदार से हमें इतना मिलना है, तो कंपनी को तो बहुत ज़्यादा, कंपनी का तो इनकम फिक्स होगी, बाद में इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तो मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, कम होगी। तो जो बीच का फ़ायदा होता था वो जमींदार उठा लेते थे। यानी कंपनी का इस जमींदारी से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, भाई फ़ायदा तो हुआ, घाटा तो नहीं था, लेकिन जमींदारों का बहुत अकूत फ़ायदा हुआ और किसानों का शोषण और बढ़ गया। हालांकि एक कंडीशन बनती थी जब कंपनी का फ़ायदा बढ़ता था कि कई बार होता है, जैसे आपको लॉ ऑफ सनसेट बताया, सूर्यास्त का नियम है कि जमींदार अगर सही समय पर लगान नहीं दे पाया तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो जब जमींदारी नीलाम होती थी, जैसे मान लीजिए कि बनारस की जमींदारी नीलाम हो रही है, किसी ने बोला 5,000, कोई बोला 7,000, कोई बोला 10,000, कोई बोला 12,000, तो जो सबसे ज़्यादा बोलता था उसको जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, तो वहाँ कंपनी का फ़ायदा हो जाता था। अब इसमें भी किसानों का घाटा, क्योंकि जमींदार क्या करते थे कि जमींदारी हासिल करने के लिए बोली बढ़ चढ़ के लगाते थे कि भाई हम इतना नहीं इतना देंगे, तो बोली बढ़ चढ़ के लगा तो दिए, तो बोली तो बढ़ चढ़ के लगा देंगे, लेकिन वसूला किससे जाएगा, वसूला तो जाएगा किसानों से। किसान भाई कैसे देगा, भाई किसी जमींदार ने तो बढ़ चढ़ के बोल दिया। तो
तो यही समस्या है कि जमींदार जमींदारी हासिल करने के लिए बोली बढ़ चढ़ के लगाने लगे और इससे किसानों पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे शोषण की जो स्थिति थी और ज़्यादा बढ़ गई, किसमें? जमींदारी में। अब बचा महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में आपको अगले वीडियो में बताते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आज ही कुछ ज़्यादा हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू सिस्टम समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इसको आप नहीं समझेंगे, किसानों का असली दर्द आपको नहीं समझ में आएगा, असली कष्ट नहीं समझ में आएगा कि किसान किस अवस्था में थे, कैसे झेले, कि वो दिनहीन जो भारतीय किसान था, भारतीय लोग थे जो खेती किसानी करना चाहते थे, इतना दबाव बना, इतना शोषण हुआ सदियों तक कि उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। तो आगे जो हम लोग रिवोल्ट पढ़ते हैं, जो क्रांति पढ़ेंगे, उनमें अंग्रेजों की इस लैंड रेवेन्यू, इस भू राजस्व नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा नहीं कि केवल क्रांति एक ही हुई 1857 को, उसके पहले छोटी बड़ी बहुत सारे दंगे हुए, किसानों ने हथियार उठाए। अब सोचिए, जो एक दिनहीन किसान हो किस मजबूरी में हथियार उठाए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग बातचीत करेंगे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और अंग्रेजों की वाणिज्यिक नीतियों के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी वाणिज्यिक नीति लागू की जिससे भारत का शोषण इन्होंने बढ़ा दिया। तब तक के लिए थैंक यू।